अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नुक्ता के साथ मैं हूँ मदीहा इकबाल। नाजरीन, जैसा कि सभी जानते हैं कि आजकल तुर्की अपने ड्रामों को खूब प्रमोट कर रहा है। इसकी एक मिसाल हमें दिरिलिस अर्तुगरुल और कोरलुस उस्मान को देखने से मिलती है। ये सीरीज ना सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। जहां नाजरीन ने इस सीरीज को बहुत पसंद किया, ये सीरीज और इस सीरीज के प्रोड्यूसर महमूद बोजदाक को तनकीद का सामना भी करना पड़ा। ये तनकीद इसीलिए की गई क्योंकि सीरीज के प्रोड्यूसर महमूद बोजदाक ड्रामे को तारीख से हटकर चला रहे हैं। माना कि ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है और इस सीरीज में कुछ ऐसे किरदार भी शामिल किए गए जिनका उस्मानी तारीख से कोई वास्ता ना था। इस सीरीज के प्रोड्यूसर महमूद बोजदाक सीरीज को दिलचस्प और अपनी ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में उस्मानी तारीख को ही भूल गए। ऐसे बहुत से किरदार जिनका उस्मानी तारीख में बहुत बड़ा अहम किरदार रहा, उनको इस सीजन में इस सीरीज में शामिल ही नहीं किया गया। ऐसे ही कुछ अहम निकात हम आज अपने नाजरीन के लिए लेकर आए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इस हफ्ते कोरलुस की किस्त क्यों नहीं आ सकी, इसकी असल वजह क्या हो सकती है, ये सब और इससे जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारी आज की वीडियो उस्मान गाजी के मुतालिक है, जो कि तारीख की अहम तरीन शख्सियत में से एक हैं, जिन्होंने अनातोलिया के एक छोटे से शहर की सरदारी से इब्तिदा करके जल्द ही अपनी ज़मीनों को मगरबी एशियाई की तरफ बढ़ाया। मगर अपनी ज़िंदगी के तारीखी हक़ाइक़ के हवाले से उस्मान गाजी आज भी उसी जगह खड़े हैं जहां अफसाने और तारीख आपस में मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में मशहूर बहुत सी बातों को तारीख दान मानने से इनकार कर रहे हैं, मगर वो बातें तुर्क रवायात और किस्से कहानियों में सदियों से चली आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम उस्मान गाजी के बारे में कुछ ऐसे ही हक़ाइक़ का जायजा लेंगे जो कि शायद आपके इल्म में ना हो। नंबर 1, उस्मान गाजी की पैदाइश का अरसा या तारीख सही तौर पर मालूम नहीं, मगर आप 13वीं सदी में ओगोस तुर्कों के एक कबीले जिसका नाम काई था उसमें पैदा हुए और ये कबीला 10वीं सदी में मुसलमान हुआ था। उस्मान गाजी की तारीख पैदाइश पर मौरखीन में इख्तलाफ पाया जाता है। अलबत्ता जिस साल सकूते बगदाद हुआ उसी साल उस्मान गाजी पैदा हुए, यानी कि उस्मान गाजी 1258 में पैदा हुए। नंबर 2, कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के बारे में तारीखी किताब में कोई हवाला नहीं, लेकिन सलीबी और बाज़ंतीनी मौरखीन ने अपनी किताबों में उस्मान गाजी की इब्तदाई फतूहात का जिक्र किया है। इसके अलावा 13वीं सदी में कई मुसलमान मौरखीन ने भी उस्मान गाजी की उभरती हुई सल्तनत का जिक्र किया है। नंबर 3, उस्मान गाजी का असल नाम अथमान या ओटमान था, जो कि कदीम तुर्की जुबान का लफ्ज़ था। इसका मतलब ये है आसमान। ओटमान का जब अरबी और फारसी में तर्जमा हुआ तो उसका नाम उस्मान पड़ गया। उस्मान गाजी को उर्फ़ आम में कारा कहा जाता था। कारा का मतलब है सयाह, मगर तुर्क तहजीब के मुताबिक कारा का मतलब बहादुरी है। आज भी जदीद तुर्की में कारा एक ऐसे शख्स को बोला जाता है जो कि इंसाफ पसंद हो और घुड़सवारी और तलवारबाजी की महारत रखता हो। नंबर 5, उस्मान गाजी के दौर में जो सिक्के बनाए गए उन सिक्कों पर उस्मान के वालिद और वालिदा का नाम था। तारीख में उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के बारे में ज्यादा मालूमात शामिल नहीं हैं। नंबर 6, उस्मान गाजी सोगौत में पैदा हुए। सोगौत शहर की उस्मान की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है और सोगौत ही सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बना। नंबर 7, अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी में ही उस्मान को कबीले का सरदार चुन लिया गया था, लेकिन उस्मान को कबीले की मुकम्मल तौर पर भाग दौड़ संभालने का मौका अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद मिला और जैसे ही उस्मान गाजी ने कंट्रोल संभाला तो आस पास के इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए और वो इलाके आज़ाद करवाए जिन पर ईसाइयों का कब्जा था। 1299 तक उस्मान इतनी जमीन पर कब्जा कर चुका था जिसे छोटी सी सल्तनत कहा जा सकता था। नंबर 8, सल्तनत उस्मानिया जब वजूद में आई तब उस सल्तनत की राया खुद को रोमन्स कहा करती थी। सिर्फ उस्मान के सिपाही और उसके अफसरान ही खुद को उस्मानी कहते थे।
लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद लोग उस्मान और उसकी हुकूमत से इस कदर खुश हुए कि खुद को उस्मानी कहने लगे। नंबर 9, उस्मान गाजी ने आसपास के तुर्क इलाकों को शादियों के जरिए अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया और कुछ इलाके पैसों के जरिए खरीदे, बल्कि ज्यादातर इलाके इस बढ़ती हुई सल्तनत को देखने के बाद ही इसका हिस्सा बन गए। नंबर 10, 20वीं सदी के मौरखीन इस पर गजा थीसिस नामी चाल चलने का इल्जाम लगाते हैं। गजा थीसिस के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया पर इल्जाम लगाया गया कि उस्मान ने आसपास के तुर्क कबाइल को काफिरों के खिलाफ जिहाद का कहकर अपने साथ शामिल किया और ये सिर्फ इसलिए किया ताकि तमाम कबाइल उस्मान के साथ मिल जाएं। लेकिन बहुत से तारीख दानों ने इस थीसिस को गलत साबित किया है और बताया कि सल्तनत उस्मानिया मजहबी रवादारी और बर्दाश्त पर कायम हुई थी और ये तारीख दान अभी तक ये मालूम नहीं कर सके कि उस्मान गाजी ने सल्तनत का कब और कहां आगाज किया और सल्तनत को आगे कैसे बढ़ाया। नंबर 11, उस्मान गाजी की पहली बड़ी फतह बाज़ंतीनियों के खिलाफ थी, जब 1302 में उस्मान ने सिर्फ 5000 सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनी फौज को शिकस्त दी। ये जंग बीपीएस के मकाम पर हुई। उस्मान और उसके जांबाजों ने इतनी बड़ी फौज के पुरखच्चे उड़ा दिए। इस शिकस्त के बाद बाज़ंतीनी अनातोलिया और मगरिबी इलाकों से पीछे हटने लगे और यूं उस्मान गाजी की सबसे पहली और बड़ी फतह साबित हुई। नंबर 12, तुर्कों में उस वक्त गुरिल्ला लड़ाई का रवाज था, मगर उस्मान गाजी एक बेहतरीन मंसूबा साज थे और उनकी जंगी हिकमत अमलियां आज भी जदीद दौर की फौजों के लिए कारआमद हैं। उस्मान ज्यादातर स्काउट पर भरोसा करते थे। उस्मान गाजी जंग के दौरान खुराक और हथियार एहतियात से तकसीम करते और जंग के दौरान मेमार भी रखे हुए थे, जो कि इसके किसी भी जगह हमले से पहले रास्ते की सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम करते थे ताकि फौज को सफर में कम से कम परेशानी हो। नंबर 13, सल्तनत उस्मानिया मुसलमान सल्तनत थी, मगर उस्मान गाजी ने किसी भी इलाके को फतह करने के बाद मकामी लोगों के मजहब और रस्मो रिवाज में दखल अंदाजी नहीं की और ना ही उनकी इबादत गाहें बंद की, बल्कि उनके मजहब का खास ख्याल रखा। और यही नहीं, बल्कि इनमें से जो काबिल शख्स होता तो वो उसे अहम ओहदे से भी नवाजता था। नंबर 14, उस्मान गाजी के पेशवा एक रूहानी शेख भी थे जो कि उस्मान को हक पर डटे रहने का दर्स दिया करते थे। उनका नाम शेख अदब अली था, जो कि अर्तगरुल गाजी के मुशीर और दोस्त भी थे और उन्हीं की बेटी राबिया बाला खातून से 1289 में उस्मान गाजी की शादी हुई। उस्मान की दूसरी शादी मलहन खातून से हुई, जो कि एक मकामी सरदार उमर बे की बेटी थी, जिनसे औरहान गाजी पैदा हुए, जबकि राबिया बाला खातून से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अलाउद्दीन पाशा था। ये दोनों सौतेले भाई तमाम जिंदगी साथ रहे। इन दोनों भाइयों का आपस में बहुत प्यार था और मरने के बाद भी ये दोनों एक ही मकबरे में दफन हुए। इन दोनों की वालिदा ने उनकी इस कदर शानदार तरबियत की थी कि जिसमें तकवा मुकम्मल तौर पर नुमाया था और इसकी एक मिसाल हम देखने वालों को तब मिली जब उस्मान गाजी की वफात हुई। तब औरहान गाजी ने अपने भाई अलाउद्दीन पाशा को तजवीज़ पेश की कि वो इसकी सल्तनत को बराबर तकसीम करके हुकूमत कर ले, मगर अलाउद्दीन पाशा ने इस तजवीज़ को मंजूर नहीं किया और उन्हें ये गवारा नहीं था कि उनके वालिद की बनाई गई सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो जाए और उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इक़्तिदार औरहान गाजी के हवाले कर दिया और औरहान ने उन्हें वज़ीर आज़म बनने की भी पेश की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया और यूं वो औरहान गाजी की वफात तक उनके सबसे बेहतरीन दोस्त, मुशीर और वज़ीर आज़म रहे। नंबर 15, औरहान और अलाउद्दीन पाशा के अलावा उस्मान गाजी के मजीद 4 बेटे और 1 बेटी थी, मगर ये मालूम नहीं कि उनकी वालिदा बाला खातून थी या फिर मलहन खातून। उनके हवाले से तारीख में कोई तफसीलात मौजूद नहीं। नंबर 16, उस्मान गाजी के लिए ताकत, इख्तियार और सरदारी हासिल करना आसान नहीं था। एक कहानी के मुताबिक उस्मान गाजी ने बेलिचिक में बाज़ंतीनी सरदारों पर हमले का मंसूबा बनाया, मगर उनके चचा ने उनकी मुखालफत की और इस बात को आपने हुकूमत और अवाम के खिलाफ समझते हुए अपने चचा दोनदार को कत्ल कर दिया। नंबर 17,
عثمان غازی نے اپنی آخری جنگی فتح 1326 میں حاصل کی جب ان کی فوج نے بورسا کا محاصرہ کیا۔ اس وقت بازنطینی فوج میں خانہ جنگی چل رہی تھی اور عثمانیوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر انہیں محاصرے میں لڑنے کا تجربہ نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ بورسا کی فتح میں عثمانیوں کو 8 سال لگے اور شہر کی صورت میں عثمانیوں کو ایک مضبوط گڑھ بھی مل گیا تھا جہاں قدم جما کر وہ قسطنطنیہ کا رخ کر سکیں۔ بورسا کی فتح کے بعد اورحان غازی نے اپنا دارالحکومت سوغوت کی بجائے بورسا کو بنایا۔ نمبر 18، بورسا کی فتح کے قریب عثمان غازی بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بیماری کی وجہ سے جنگ میں بھی شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ موت کے قریب تھے تو انہوں نے وصیت لکھوائی جس کے مطابق انہیں بورسا میں موجود چاندی کے گنبد کے نیچے دفن کیا جائے، اور آخری الفاظ جو عثمان غازی نے سنے وہ بورسا کی فتح کا اعلان تھا۔ نمبر 19، شیخ ادبالی نے ہی ایک انتہائی اہم رسم کا آغاز کیا تھا اور وہ رسم عثمان اور ان کے بعد آنے والے تمام عثمانی سلاطین کی تاج پوشی سے متعلق تھی۔ عثمان غازی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد شیخ ادبالی نے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے میں عثمان غازی کی کمر کے گرد تلوار باندھی تھی۔ اس رسم کا بنیادی مقصد عثمان غازی کو یہ احساس دلانا تھا کہ اب وہ اسلامی عقیدے کے محافظ ہیں، اور اس کے بعد یہ رسم تمام عثمانی سلاطین نے جاری رکھی، مگر جب عثمانی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ بن گیا تو تب یہ رسم استنبول کے ایوب مسجد میں شریف کونیہ ادا کیا کرتے تھے۔ عثمان غازی کی تلوار بعد میں آنے والے ہر سلطان کو تھمائی جاتی تھی، جو کہ آج بھی توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ نمبر 20، سلطنت عثمانیہ کو یورپ کے لوگ اوٹومن امپائر کہتے ہیں، مگر ترکی میں اس کا اصل نام دولت العالیہ عثمانیہ ہے۔ نمبر 21، 1801 میں بورسا میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس سے عثمان غازی کا مقبرہ بھی جل گیا اور ان کا تابوت نمایاں ہو گیا، جبکہ 1855 میں بہت بڑا زلزلہ آیا تو عثمان غازی اور اورحان غازی کے مقبرے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ ان کے پچھلے مقبرے بازنطینی طرز تعمیر پر بنے ہوئے تھے، مگر جب وہ دوبارہ تعمیر کیے گئے تو وہ عثمانی طرز پر تعمیر کیے گئے۔ ناظرین، اب کچھ بات کر لیتے ہیں اس اہم سوال کی جس کا ذکر ہم نے اپنے ناظرین سے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا کہ کورولوس عثمان کی شوٹنگ کیوں بند کر دی گئی ہے۔ تو کورولوس دیکھنے والے کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ ڈرامہ اس ہفتے شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ ترکی میں ہونے والے حالیہ فٹ بال کے میچز ہیں اور اسی وجہ سے ڈرامے کی ہفتہ وار قسط کو روک دیا گیا ہے، اور کورولوس دیکھنے والے جلد ہی کورولوس عثمان کی اگلی قسط دیکھ سکیں گے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔